बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज भी होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। लास्ट 2 दिन जो है ख़ासतौर पर वीकेंड के बहुत ही परेशान कुन गुजरे। आई एम श्योर जितने भी लोग हैं उनके जानने वाले या तो वो खुद बहुत मुतासिर हुए हैं या फिर उनके जानने वाले मुतासिर हुए हैं, तो एक टेंशन जो है ना अजीबो गरीब किस्म की वो रही है। लाइक मैं लाहौर से हूँ, मेरी फैमिली लाहौर में, तो मुझे ये टेंशन थी बैक ऑफ द माइंड कि वो लोग ठीक हैं, बार बार फ़ोन करके पता करना। तो आई होप, दिली उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो है ना वो महफूज होंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है फ्लड्स की, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मुश्किल में, भाई पूरा पाकिस्तान मुश्किल में। हम यहाँ पर बैठकर शायद उनका दर्द उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं उन लोगों का जिनका आपने फुटेजेस वीडियोज़ में देखा होगा, जिस तरह से लोगों का सारा सामान बह गया है। और लोग कई वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बस रोने पे मजबूर हो गए। कई बूढ़े अफराद की मैंने मालूमात जो है वो उनकी उजड़ कर रह गई है, कितनी जिंदगियां जा चुकी हैं। और ये ज़्यादा बारिशों की वजह से, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज जो है वो किस वजह, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड है। पूरी दुनिया ने इसके अंदर हिस्सा डाला है और वो कंट्री जिसने हिस्सा नहीं डाला है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। हमारी नाअहली और गफलत भी बहुत सारी जगहों पे है। जिसने हिस्सा डाला है, हम ये नहीं कहेंगे उसने कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं किया है। डिफॉरेस्टेशन जिसकी अक्सर हम बात कर रहे होते हैं आयशा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को अब भी। और फिर नए दरख्त ना लगाना, फिर जो दरिया का पानी है उस पर आबादियाँ या हाउसिंग सोसाइटीज़ या होटल्स कायम कर लेना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान अभी तक इसको फेस कर रहा है। और ग्लोबल हाथ नहीं, फॉरेस्ट वॉच जो है ना उसके मुताबिक किसी भी कंट्री का 20 to 25% लैंड मास एरिया जो है ना वो कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट यानी ग्रीनरी से, दरख्त वगैरह होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 5 से 6% है, जिसमें सिर्फ 2% ऐसा है जो कि नेचुरल फॉरेस्ट है और बाकी 4% ऐसा है जो कि मैन मेड है, बाग वगैरह हो गई या फिर ये चीज़ें जो लगाई जाती हैं या प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। उसके अंदर भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके अंदर भी लॉगिंग हो रही है, उसके अंदर भी टिम्बर माफिया बहुत एक्टिव हो रहा है। उसमें जो खबरें आती है ना, और अफसोस जहां पर होता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको रोकना है, उनकी अगर पुष्ट पनाही हासिल हो जाए इस तरह के माफियाज को, तो फिर आई डोंट नो, फिर सवाल यही है ना कि इस सारे डिजास्टर के बाद जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है, इन पर हाथ कौन डालेगा? अब सब रियलाइज तो कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ये बात की है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने तजावुजात के हवाले से भी बात की है, लेकिन अगेन इन पर हाथ कौन डालेगा? क्या शहबाज गवर्नमेंट इनको पकड़ने जा रही है? दे डोंट हैव स्किन इन द गेम। जितने भी लोग इस वक्त बैठकर बात कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, गलत है। सवाल यह है कि सिर्फ गरीब ही क्यों मुतासिर हो रहा है, सिर्फ गरीब को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? और वो तमाम लोग जो बेसिकली बरसर इक़्तिदार हैं या फिर जिनके पास जिम्मेदारी है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, आप एक्टिव तो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं NDM में गई थी, वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं वो इस तरह की बातें शायद ऑनर बताई भी ना जा सके कि भाई रिलीफ के लिए तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं पीस टाइम के अंदर बताने के लिए कि हमें ये करने की ज़रूरत है, उस वक्त जी पैसे नहीं दिए जाते हैं रिलीफ के लिए, दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए। क्योंकि अगला इलेक्शन लड़ना और अगले इलेक्शन के अंदर दिखाने के लिए होगा कि जब सैलाब आया था, लेकिन किस मुंह से वोट लेने जाएंगे आयशा? किस मुंह से आप वोट लेने जाएंगे? जब आवाम की हालत जार जो है वो हम देख रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, कितने लाखों लोग मुतासिर हो गए, बेघर हो गए, तो फिर किस तरह से आप वोट की उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह से? क्योंकि आखिरी के लिए कुछ किया नहीं। आप देखिएगा इसी मुंह से जाएंगे और इसी मुंह से जाएंगे। खैर जी, अब आपको बताते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने आज से बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। ये सिलसिला भी रुक नहीं रहा है, एक और स्पेल आने के लिए तैयार है। NDMA ये बता रहा है कि इस्लामाबाद और पंजाब की मुख्तलिफ अजला में 1 ta 3 सितंबर यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है और सैलाबज़दा इलाकों में भी मजीद बारिशें हो सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद फैसल सईद साहब हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ज़रा बता दें इस वक्त मानसून का स्पेल कितना मजीद बाकी है, किन किन इलाकों में मजीद बारिशें बरसनी हैं अभी मजीद? जी शुक्रिया। इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो हमारा अगर आपको मेरी बादलों का एक सिस्टम मौजूद है और राजस्थान के ऊपर भी मौजूद है इस वक्त बादल। अब ये सिस्टम जो है पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज रात को पाकिस्तान के जो नॉर्थ के एरियाज हैं उनको हिट करेगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि हम जो
इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि हम जो सर्कुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सर्कुलेशन काफ़ी हद तक पिछला जो स्पेल आया है उससे मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं सतलज के, दरियाए सतलज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब, इनके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं ये ज़्यादातर इंडियन कश्मीर और जम्मू के इलाकों में है। और ये सिस्टम बज़ाहिर ऐसा ही अभी महसूस हो रहा है हमें, और हमारी फोरकास्ट है कि ये सिस्टम उन्हीं एरियाज़ को अभी हिट करेगा और ये बड़े दोबारा हैवी डाउन पोर्स जो हैं हम दोबारा इस सिस्टम के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, मैं चाहूँगी आपके पीछे जो एक मैप नज़र आ रहा है उसके अंदर आप थोड़ा पॉइंट आउट करके बताइए कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि ईस्टर्न पंजाब वाली साइड या आप तो सदर्न पंजाब की तरफ भी जा रहा है ये फ्लड्स और सारी बारिशें, ये सारा सिस्टम उधर मूव कर रहा है। आप उस मैप के ऊपर ज़रा पॉइंट आउट करके बताएं कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं इन बारिशों और फ्लड्स की वजह से। देखिए, इसमें हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वही ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे नॉर्दर्न पंजाब के एरिया हैं वही रीजन्स जो पहले भी उसके अंदर इफ़ेक्ट हुआ था, जिस तरह आपका सियालकोट और उसके मुल्हका इलाके हैं, सियालकोट, जेलम, और फिर हमारा जो कशा जो उसके बाद ये थोड़ा सा सिस्टम स्प्रेड करेगा, आगे केपी की तरफ भी जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा आगे केपी की तरफ, लेकिन जो ज़्यादा सर्कुलेशन हमें जहाँ पे बारिशें हुई थी और जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि सैलाब अभी किन इलाकों में ट्रैवल कर रहा है, इसके बाद दरिया सिंध में जाकर गिरना है, थोड़ा मैप के जरिए अगर आप हमें समझा सकें सैलाब कहां से कहां तक जाएगा। देखिए, इसमें हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है लाहौर में वो इसको मॉनिटर करता है, और इसके अंदर जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सी हैं वो आपको वहाँ से मिल सकती हैं। मैं आपको मानसून के बारे में बता सकता हूँ कि ये बारिशें जो सी हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है इनकी। आप देखें कि आपको पता है कि जो मानसून है हमारा वो शुरू होता है 1 जुलाई से, जो हमारा मीन डेट है मानसून के स्टार्ट होने की। अब तक मानसून के 2 महीने आपको पता है गुजर चुके हैं, जुलाई और अगस्त के, और इन 2 महीने के अंदर अगर हम सूरत देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन ओवरऑल 17 से 18% मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मामूल से ज़्यादा बारिश हमें जो नज़र आई है वो हमें गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आई है, तकरीबन 50% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और पंजाब के अंदर तकरीबन 35% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ठीक है। और लेकिन ये है कि आप अभी भी देखें सिंध को, अगर हम देखें सिंध प्रोविंस में, अगरचे जो है कराची के अंदर हमारा बड़ा सवियर सिस्टम आया था और उसने काफ़ी बारिश दी थी, उसके बावजूद ओवरऑल अगर हम पूरे सिंध प्रोविंस की बात करें तो अभी तक सिंध प्रोविंस में बारिशें मामूल से ज्यादा हुई हैं। और चेयरमैन एनडीएमए की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके मुताबिक सिंध में सुपर फ्लड का खतरा भी है, तो उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि बात करें। लेकिन डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए, हमें बताने के लिए कि कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से जो शहर हैं वो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ दरियाओं पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि चनाब हो, रावी हो, सतलुज हो, हर जगह पर हम यही देख रहे हैं, हर दरिया ओवर फ्लड इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है, ज़ेर आब बहुत ज़्यादा है। आप तो वहाँ पर है लेकिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब्दुल हसन वाहिद की तरफ चलते हैं जो इस वक्त झंग में हमारे साथ है। अब्दुल एहसन वाहिद हमारे साथ मौजूद है दरियाए चनाब झंग के मकाम पर, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ से अभी ट्रैवल करके आई हूँ तो मैंने देखा कि लोग अपने घरों से निकल कर ना मोटरवे के ऊपर बैठे हुए थे पानी से बचने के लिए, पानी बहुत ज़्यादा था। अब्दुल एहसन, बताइएगा, आप झंग में मौजूद हैं, क्या अभी तक आपने वहाँ पर देखा है, रिलीफ का काम कहाँ तक पहुँचा और क्या इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं? अच्छा, माजरत के साथ पहले तो मेरा नाम जो है वो एहसन वाहिद है, और दूसरा अगर मैं झंग की बात करूंगा तो इस वक्त झंग में जो है इस वक्त भी सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। अगर मैं दरिया चनाब की बात करूंगा तो दरिया चनाब में इस वक्त भी है वो 6 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है बैक वक्त जो है वो गुजर रहा है, और सुबह से अब तक जो है वो पानी इसी स्पीड से ही जा रहा है। मुतअद्दिद मकामात पर जो है वो पानी की सतह कहीं पर बुलंद हुई है, लेकिन जो है चंद जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे पानी की सतह में जो है कहीं ना कहीं जो है वो कमी हुई है। अगर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बेसिकली आप कह लें
कि ये जो शहर है, झंग शहर है, इसके साथ जो हिफाजती बंद है उसके साथ इस वक्त जो है वो पानी जो है वो टच हो चुका है, लेकिन पानी की सतह में जो है 1 से 2 फुट तक जो है वो कमी हुई है। और इस वक्त भी जो है वो पानी तकरीबन यहाँ पर जो है वो 6 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है दरिया झंग से गुजर रहा है। और इसके बाद अगर मैं हेड तरीमू की बात करूँगा तो वहाँ पर जो है वो पानी इस वक्त 4,80,000 क्यूसिक पानी जो है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और वहीं इतने ही जो है वो पानी उसका अखराज हो रहा है। ओवरऑल अगर झंग के जितने भी जो गाँव वाला लोगों की हालत ज़ार के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिर हमारे साथ सरदार अली मुल्तान से भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। एहसन, लोगों की हालत ज़ार के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, लोग बेयारो मददगार हैं या उन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है? क्योंकि कुछ इलाकों में हमने इस तरह की कंप्लेंट्स भी देखी हैं कि उन तक इमदाद पहुंची ही नहीं है। जी बिल्कुल, अगर मैं झंग के शहरियों की बात करूंगा जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, तकरीबन 200 से ज़ायद गांव हैं जो ज़ेर-ए-आब आए हैं। आप कह लें कि अरबों की जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और सैकड़ों लोगों को जो है वहाँ से अपने घरों से जो है वो नकल मकानी करनी पड़ी है। काफ़ी तादाद में लोग जो हैं जो हिफाजती बंद हैं उन पर उन्होंने जो है वो डेरा जमाया हुआ है। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि हमने जो है वो खुले आसमान तले जो है वो पूरी रात भी गुजारी है। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 1122 की जानिब से और पाक फौज के जवानों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। मुख्तलिफ लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है, लोगों को जो है वो इमदाद भी दी जा रही है, खाना और पानी भी दिया जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि बहुत एरिया जो है वो मुतासिर हुआ है, ज़ेर-ए-आब आया है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से निकल। आपका नाम एहसन वाहिद है, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो उसके इर्द गिर्द कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस ओवरफ्लो की वजह से जो दरियाए चनाब के अंदर हुआ है, और कितने लोगों ने नकल मकानी किया वहाँ से, और इंतज़ामिया ने उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया था कि वो अगर नकल मकानी कर रहे हैं या ज़बरदस्ती उनको निकाल कर लाया जा रहा है तो रखें कहाँ पर? आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुले आसमान तले रातें गुजारी हैं। नहीं, ज़िले इंतज़ामिया ने बड़े वसी पैमाने पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इंतज़ामात भी किए हैं लोगों को ठहराने के लिए। मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो खाली करवाए गए हैं, जो सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं उनमें जो है वो खाली किया गया है, वहाँ पर लोगों को जो है वहाँ पर ठहराया गया है। इसके अलावा जो कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो हिफाजती बंद हैं उनके करीब भी लगाए गए हैं। लेकिन आपको पता है कि एक बड़ी आवाम की तादाद है जो कि इससे मुतासिर हुई है। और अच्छा, वहीं पर एक और चीज़ देखने में आई है कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। उनका ये था कि अक्सर ये होता है कि जब सैलाब आता है तो लोग जो डकैत हैं या फिर चोर हैं जो हैं वो अपने इधर आते हैं और सामान चोरी करके जो है वो चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, जो चोर और डकैत हैं वो सरगर्म हो जाते हैं ऐसे में जब लोग अपना घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं। क्या मैन पावर यहाँ पर इनफ है इंतजामिया की तरफ से? श्योरिटी दी गई है कि आपका जो सामान है, पीछे आपका घर है, वो महफूज रहेगा, आप आराम से मूव कर जाएं। हमारे साथ ही रहेगा एहसन, हमें सरदार अली ने मुल्तान से और इसके अलावा उमैर राना ने लाहौर से भी ज्वाइन किया है। सरदार अली, मैं आपकी जानिब आऊँगी। दरियाए चनाब इस वक्त बिखरा हुआ है जिसकी लपेट में काफ़ी सारे शहर, बहुत सारे इलाके आए हुए हैं। इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल क्या है? देखिए, मुल्तान में दरियाए चनाब के मकाम पर ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। दरियाई पट्टी की मकीनों की जो मुश्किलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। सोमवार और मंगल की दरमियानी शब जो है वो बड़ा सैलाबी रेला तवक्को किया जा रहा है कि मुल्तान में दाखिल होगा। और जो सबसे पहला मकाम है वो झोंक वहस है, यहाँ से सैलाबी रेला जो है वो दाखिल होगा। और उसके बाद जो मुख्तलिफ मकामात हैं जिनमें से नवाबपुर अव्वल है, नवाबपुर दोम है, इसके अलावा बन बोसन है, इनायतपुर है, यहाँ से गुजरता हुआ ये हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पहुंचेगा। इस हवाले से जब हमारी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से बात हुई तो उनका यह कहना था कि झोंक वैंस के मकाम पर जब ये बड़ा सैलाबी रेला जो 8 लाख क्यूसिक रेला तवक्को किया जा रहा है कोई मुल्तान में दाखिल होगा, तो ये तकरीबन झोंक वैंस से लेकर हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 6 घंटे का वक्त इसको दरकार होगा हेड मोहम्मद वाले मकाम पर पहुंचने पर। यही वजह है कि मुल्तान के जो 2 मकामात हैं जिनमें हेड मोहम्मद वाला और इसके अलावा शेरशाह, यहाँ पर जो है वो ब्रीच पॉइंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। और अगर सैलाबी रेला जो है वो इससे ज्यादा आ जाता है तो उसके बाद जो है वो शहरी आबादी को बचाने के लिए इन ब्रीच पॉइंट्स को जो है वो बारूदी बम से उड़ाया जाएगा ताकि शहरी आबादी को जो है वो बचाए। ये भी खबरें आई थी और कुछ फुटेजेस भी सामने आई थी कि मुल्तान को बचाने के लिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक्सप्लोजिव्स लगा दिए गए हैं कि अगर बहुत ज्यादा फ्लो हुआ पानी का तो वो उन एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुल्तान शहर के अंदर पानी दाखिल ना हो सके। उसके बारे में क्या अपडेट है एंड देन रिलीफ के लिए क्या पेशगी इंतजाम किए गए हैं?
अच्छा देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो 2 पॉइंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, एक हेड मोहम्मद वाला और दूसरा शेर शाह बंद। यहाँ पर जो है वो 100 से ज्यादा डायनामाइट जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं। अगर सैलाबी रेला जो है वो 8 लाख क्यूसिक से भी ज्यादा हो जाता है। जो हेड मोहम्मद वाला का मकाम है, वहां पर जो पानी की जो गेज है वो तकरीबन 7 से 7.5 लाख की है इंतजामिया के मुताबिक। और अगर इससे ज्यादा पानी आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंतजामिया मजबूर हो जाएगी इस ब्रिज सेक्शन को जो है वो बारूदी मवाद से उड़ाने के लिए। कैंप्स जो हैं वो मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कायम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। इंतजामिया के मुताबिक 84 से जो बढ़ाकर तादाद है वो 88 कर दी गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि हमारी महकमा इरिगेशन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि दरियाई पानी की जो अमूमी तौर पर रफ्तार होती है वो 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन इस बार जो ये सैलाबी रेला मुल्तान में दाखिल होने जा रहा है, इसकी रफ्तार जो है वो 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्तान के लिए खतरा काफी ज्यादा है। यही वजह है कि हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो है वो देखने वाली ये है कि यहाँ पर रिहाई से ज्यादा जो है वो जानवरों के चारे की जो फराहमी है वो एक बड़ा मसला है इंतजामिया के लिए, एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि 2014-10 में भी जब सैलाब आया था तो तब इंसानी हदों तक तो है जो इंतजाम किए गए थे वो काफी हद तक बेहतर थे, लेकिन जानवरों के चारे के हवाले से जो है अवेलेबिलिटी के हवाले से वहाँ पर रूरल एरिया सरदार अली काफी मुल्तान के इर्द गिर्द काफी रूरल एरिया है, तो वहाँ पर लोगों को चारे की भी जरूरत है अपने जानवरों के लिए। हमारे साथ ही रहेगा उमैर राना की तरफ चलते हैं। उमैर, लाहौर में और इसके गिरदोनवा में तबाही मचाई है पानी ने, सैलाब ने। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, लोगों की हालत जार थोड़ी सी बताएं पानी उतरने के बाद। इस वक्त आई थिंक वो रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। कितने रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं उसके बारे में भी बताइएगा उमैर। बिल्कुल जी, शादरा का जो मकाम है जहाँ से दरिया रावी जो है ये दूसरा मकाम है, जिसर के बाद शादरा दूसरा मकाम है। यहाँ पर 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजरा है और इस टाइम जो पानी है महकमा इरिगेशन के मुताबिक इस टाइम सिर्फ 68,000 क्यूसिक पानी है। यानी पानी का जो एक बड़ा रेला था तबाही मचाने के बाद यहाँ से निकला है और तबाही के मनाजिर जो है हमें दिखाई भी दे रहे हैं। लोग घरों से बेघर हो गए हैं, सफ़ा हस्ती से यहाँ पर घर मिटते हुए दिखाई दिए। सैलाबी सूरत हाल के बाद इस टाइम शादरा के नवाही जो इलाके हैं जिसमें शफीकाबाद है, फ़र्खाबाद है, तलर पार्क के स्पेशल इलाके हैं जो बिल्कुल दरियाई पट्टी के पास मौजूद थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही है और 40 के करीब रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और रिलीफ कैंप के अंदर मेडिकल कैंप्स भी मौजूद हैं। और जिस मेडिकल कैंप में मैं मौजूद हूँ ये फ़र्खाबाद कैंप है, उसमें लगाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 300 के लगभग जो है अफराद हैं और 70 ख़ानदान यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं गुज़श्ता 5 रोज़ से, जिसमें 90 के करीब बच्चे हैं और 60 ख़वातीन हैं और 35 से 40 के करीब जो है वो मर्द हजरात हैं। यहाँ पर 70 ख़ानदानों के लिए 3 टाइम का खाना फराहम किया जा रहा है। ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि मुखय्यर हजरात की जानिब से जो है यहाँ पर बेहतरीन इक़दाम दिखाई दे रहे हैं और मेडिकल कैंप्स में जो यहाँ पर तमाम इलाके में मौजूद जो अफराद हैं जो इस रिलीफ कैंप के बग़ैर यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने घरों में भी हैं जहाँ पर सैलाबी रेले वो हिट नहीं हुए हैं, वो भी यहाँ पर आकर उनको बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह की जब कोई भी समावी आफत हो तो उसके अंदर इंतज़ामिया और गवर्नमेंट तो डेफिनेटली काम करती ही है, लेकिन हमारी कौम क्योंकि बहुत फयाज है, बहुत ही जेनरस है, तो हमें नज़र आता है कि वो भी इसके अंदर अपना हिस्सा डालते हैं और डोनेट भी करते हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। उमैर, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा भी मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगी कि क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि चेयरमैन NDM में ये बता रहे हैं कि सिंध के अंदर सुपर फ्लड का खतरा है, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। इस वक्त सिचुएशन, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप बताइए कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है सिंध गवर्नमेंट के पास कि क्या है, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं। पहले लग रहा था कि यहाँ से शायद वो सैलाब और अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो उसका सिलसिला कम हो गया, लेकिन एक मरतबा फिर से खतरा बढ़ चुका है। क्या तैयारियां की जा रही हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें, सिंध गवर्नमेंट तैयारी कर रही है सुपर फ्लड की, लेकिन अभी क्योंकि पानी का कितना बहाव, कितना बड़ा रेला सिंध में दाखिल होगा इसका तयन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पानी
पंजनत के पास नहीं पहुंचेगा, जहां से वो गुड्डू बैराज के लिए वो फ्लो शुरू होगा, उस पॉइंट तक हम नहीं बता सकते कि एनडीए में ये बता रहे हैं तकरीबन 11 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो दाखिल हो सकता है और स्पेशली कच्चे का इलाका जो है वो ज्यादा मुतासिर होगा। देखें वो वो बता रहे हैं, लेकिन पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी जब पानी पंजनत के पास पहुंचेगा, जब वहां तमाम दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर गुड्डू बैराज के लिए बढ़ेगा, तो उस वक्त काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लडिंग की जो है वो तैयारी की है, क्योंकि 2010 में सिंध सुपर फ्लड देख चुका है। उस वक्त गुड्डू बैराज से 13 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था और सिंध का जी बिल्कुल दोनों राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का कच्चे का इलाका बिल्कुल डूबेगा, जिसमें 15 लाख की आबादी है, जिसको इवैक्यूएट करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एनडीएमए पीडीएमए और सिंध गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पॉइंट आउट कर लिए हैं। कितने लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा और दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ेगा, जिन एरियाज का आपने जिक्र किया है ये बताइएगा। और 1.6 मिलियन तकरीबन मैं कह रही हूँ 15 से 16 लाख लोगों को नकल मकानी करानी पड़ेगी, जिसके लिए तमाम जो सरकारी इमारतें उस इलाके के इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको खाली करा लिया गया है। कैंप सिटीज तैयार करने का काम जारी है। 900 मकामात हैं राइट और लेफ्ट बैंक दरियाए सिंध के। थोड़ा सा वो शहर भी बता दें सादिया जावेद साहिबा, कौन कौन से शहर हैं? कच्चे का इलाका तो बताया जा रहा है वो इफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कौन कौन सी आबादियां हैं जो ज्यादा इफेक्ट हो सकती हैं, अगर थोड़ा सा बता सकें। अगर घोटकी, कनकोट, ये वाली जो आबादियां हैं वो आबाद शहर जो हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। टेंडो मोहम्मद खान में शहर की बात करें अगर वहाँ पर असरात हो सकते हैं, क्या नाम है, नौशेरो फिरोज। लेकिन फुली सिंध गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। जो कश्तियाँ 192 कश्तियाँ सिंध गवर्नमेंट की अपनी हैं, उनको स्टैंड बाय कर दिया गया, क्योंकि अभी पहला हमारा फोकस है गुड्डू टू सखर, क्योंकि पहले वो पानी ठीक है। टाइम विंडो क्या है कि ये कब ये रेला जो है यहाँ से गुजर सकता है, और क्या उससे पहले कहीं ऐसा तो ना हो ना कि आप इंतजार करते रहें कि वो एक करीब पहुंचेगा तो उसके बाद रिलीफ का काम शुरू किया जाएगा, देर ना हो जाए? हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो क्या इंतजाम किए जाएंगे उसके लिए? देखे, जो मुझे नहीं पता, अभी मैंने चैनल पे ही किसी पे सुना कि एनडीएमए कह रही है कि शायद वो 6 और 7 की दरमियानी शब, 6 सितंबर और 7, लेकिन जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था, मीडिया टॉक की थी, जो उनको ब्रीफिंग दी गई है, वो गुड्डू बैराज ये पानी जो है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे की दरमियानी शब, मतलब कल या परसों सुबह में लोगों को निकालना कब शुरू किया जाएगा? अगर वक्त इतना कम रह गया है और पानी का रेला जो है वो चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक तकरीबन 11 लाख तक का क्यूसेक तक का हो सकता है। उनका इस वक्त 1.5 मिलियन सकता है। ठीक है, 1 चले हम कहते हैं कम और कम हो जाएगा सादिया, और कम हो जाएगा, हम 8-9 लाख क्यूसेक का कह लेते हैं राउंड अबाउट करके। लोगों को निकालना 1.5 मिलियन, आप खुद ये नंबर दे रही हैं, आपको लगता है कि 2 दिन में ये मुमकिन हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन हो पाएगा। ये मैं 1.5 दे रही हूँ जो दरियाए सिंध में गुड्डू से लेकर कोटरी बैराज तक कच्चे का इलाका है, वहाँ के लिए कि वहाँ पूरी, लेकिन ये कि इवैक्यूएशन का काम कल से शुरू है। जिन इलाकों को हम ज्यादा हसास समझ रहे हैं, पहले उन इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। आपको पता है लोग इतनी आसानी से अपने घर नहीं छोड़ते, लेकिन माल मवेशी और जो उनको एग्जैक्टली सादिया साहिबा, क्या फैसिलिटेट किया जाएगा? उनको रिलीफ कैंप्स के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, वहां से लोगों को निकाला तो जा रहा है, शिफ्ट कहां पर किया जाएगा? जी, जो सरकारी इमारतें हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। पका हुआ खाना उन खानदानों को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास वहाँ पकाने और उसके लिए और उनके जानवरों के लिए चारे का कोई बंदोबस्त है?
जी माल मवेशी के लिए चारे का बंदोबस्त कर दिया गया है। लाइव स्टॉक के अमले, इरिगेशन का अमला, फिशरीज का अमला, इस वक्त उनकी छुट्टियां मनसूख हैं, वो ऑन ग्राउंड हैं और इन्हीं लोगों को जिनको रिहैब करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो सिंध गवर्नमेंट के इंतजामात हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और वो इंतजामात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी लोग होते हैं, आम शहरी जो होते हैं, वो अपनी हुकूमत की तरफ ये उम्मीद की नजरों से देखते हैं, इंतजामिया की तरफ उम्मीद की नजरों से देखते हैं जब भी कोई इस तरह की आफत आ जाए। जी एक बात के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम ऑपरेशंस को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तो सिंध के अवाम को पहले भी जब सुपर फ्लडिंग हुई थी 2010 में और उसके बाद 2022 में जब बारिशों, आपको पता है कि क्लाइमेट डिजास्टर हुआ था, तो उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर किया था। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह, ग्लैड टू हियर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कोई ज्यादा नुकसान ना हो, हमारी तो दुआ यही है, लेकिन फिर भी तैयारी करना जो है ना हमारा फर्ज है। सादिया, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए कि सिंध हुकूमत सारी तैयारी की है। हम एक मरतबा फिर से जरा एहसन की तरफ चलते हैं, एहसन वाहिद साहब की तरफ, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहां पर जो लोग डिस्प्लेस हुए हुए हैं, जिन्होंने नकल मकानी की है, जिनके पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, फौरी तौर पर उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है एहसन? जी बिल्कुल, उनको जो है सबसे जो अहम है उनके लिए खाने का जो है वो अहतमाम किया जा रहा है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। वहीं पर मुखिर हज़रात जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, मुख्तलिफ फलाही अदारे जो हैं वो भी एक्टिव हैं, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी एक्टिव हैं, लोगों को खाना जो है वो मुहैया भी किया जा रहा है और साफ़ पानी भी जो है उन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं या फिर जिन लोगों का जिनका गाँव भी घर है और शहर में भी गाँव है वहाँ पर भी जो है वो मुंतकिल हो गए हैं। तो लोगों को इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर टेंट्स चाहिए होंगे। कुछ लोग जो अभी हिफाजती आप कह लें जो बंद है उस पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के जो है वो दरख्वास्त है या हुकूमत से उनका मुतालबा है कि उनको कुछ टेंट्स जो है वो मुहैया किए जाएं ताकि वो खुले आसमान के नीचे ना बैठे रहें और वो जो सामान है घरों का वो लेकर बाहर निकल कर आए हुए हैं और वो सामान भी जो है मुकम्मल तौर पर खुले आसमान के नीचे पड़ा है। जैसे आपको पता है कि मानसून का सीज़न चल रहा है, 3 सितंबर तक जो है वो मज़ीद बारिशें भी मुतवक्का हैं इन इलाके में। झंग में जैसे पिछले एक दिन पहले भी जो है वो शदीद किस्म की मूसलाधार बारिश हुई थी तो उनका सारा सामान जो है उसमें ख़राब हो गया था। तो इस हवाले से वो चाह रहे हैं कि उनको टेंट्स मज़ीद मिल जाएं, उनको खैमे जो हैं वो मज़ीद मिल जाएं ताकि उनका जो सामान है जिसको अपने घरों से निकाल कर हिफाजत के लिए साथ लेकर आए हैं तो वो जो है ज़्यादा ख़राब ना हो जाए और वो लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे ना रहे। इस हवाले से उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से भी और हुकूमत से भी मुतालबा किया है, हुकूमत से और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है। सरदार अली, आप बताइएगा यहाँ पर इंतज़ामात एक तो किस तरह के और दूसरा जिस तरह अभी एहसन बता रहे थे झंग में मज़ीद बारिश की प्रेडिक्शन भी है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। एक तो सैलाबी रैले का आना, मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बारिश की मज़ीद प्रेडिक्शन है? देखें, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात से जो जंग है ये तवील होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो सैलाबी सूरत हाल और दूसरा जो मौसमियाती तब्दीलियां पैदा हो रही हैं बिलखुसूस बारिश के हवाले से। 2 रोज़ कबल भी जो है वो मुल्तान में शदीद बारिश हुई थी, 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी जिसकी बाइस जो मुख्तलिफ जो टेंट्स और कैंप्स जो थे वहाँ पर पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद वहाँ पर जो मकीन थे उनकी मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा। और यहाँ पर एक बड़ी वजह यह है जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है इंतजामिया की जानिब से। जो टेंट फ्राहम किए गए हैं वो कपड़े के हैं, वो वाटर प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बारिश का पानी दाखिल हो जाता है और फिर ये टेंट इतने छोटे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 सिर्फ चारपाइयां जो हैं वो रखी जाती हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जिसकी फैमिली थोड़ी सी ज्यादा होगी तो उनके लिए यहाँ पर गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। इंतजामिया के मुताबिक 3 से 3.5 लाख की जो आबादी है, जो अफराद है, नफूस हैं, उनकी नकल मकानी का टारगेट मुकर्रर किया गया है और 2 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है कि अफराद की नकल मकानी की जा चुकी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर जो है वो उन बेट के इलाकों में मौजूद है जिनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके ना निकलने की जो बड़ी वजह यह है कि सालों की मेहनत के बाद। ठीक है, मुल्तान मेन सिटी जो है क्या उसको तो खतरा नहीं है इन फ्लड्स का? अर्बन फ्लडिंग तो नहीं हो सकती वहां पर? देखें, खतरा बिल्कुल है और अभी भी खतरा है। उसकी वजह यह है कि हेड त्रिमू से जो पानी का जो अखराज है उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि वहां से अगर पानी का जो अखराज है वो पानी का फ्लो जो है वो हद से ज्यादा होता है तो उसके बाद मुल्तान की जो शहरी आबादी है उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इंतजामिया के मुताबिक शहरी आबादी को बचाने के लिए जो है वो हेड मोहम्मद वाला मकान और शेर शाह बंद यहाँ पर जो है वो ब्रिज पॉइंट्स बनाए गए हैं, डायनामाइट जो है वो नस्ब किए गए हैं। अगर
खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसके बाद यहाँ पर धमाका खेज मवाद से इन जगहों को उड़ाया जाएगा ताकि पानी को जो है वो रास्ता मिले, फ्लो मिले और ये मुख्तलिफ मवाजात से होता हुआ आबादी को जो है वो बचाया जा सके। 138 मवाजात हैं जिनका बताया जा रहा है कि उनका इफेक्ट होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी जो है वो इस वक्त इफेक्ट हो भी चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा नंबर है और इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो बेट के इलाके के जो रिहायशी हैं उनकी जो फसलें हैं वो चारे की जो फसल जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुकी है और उसकी वजह से अब आप ये नोट करें कि जो घास और जो जंतर है उसकी कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। एग्जैक्टली ये वो चैलेंजेस हैं सरदार अली जो आगे हमने फेस भी करने हैं, हमारे किसानों ने बल्कि हमारे पूरे मुल्क ने फेस करने, क्योंकि इसके बाद शायद महंगाई का तूफान भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया सरदार अली और एहसन वाहिद, आपने हमें तफसील से आगाह सूरत हाल के हवाले से। महंगाई के साथ बीमारियों का भी तूफान आ सकता है, फिर बीमार जानवर या जो मरे हुए जानवर हैं इस सैलाब की जद में वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस तरह के सेगमेंट्स करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपको अपडेट किया जाए, दूसरा कंसर्न हलकों तक पहुंचाई जाए जो भी सिचुएशन है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि मदद करना चाहते हैं आगे बढ़कर, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो या फिर उसके एज वॉलंटियर वहां पर जाकर हेल्प करना चाहते हो, तो उनको पता हो कि कहाँ पर जाकर क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अल्लाह करे तमाम लोग महफूज रहें। इस सारी सिचुएशन के ऊपर, फ्लड्स के ऊपर हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। हम न्यूज़ आपको अपडेट करता जा रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम दरिया चनाब और दरिया रावी के हवाले से तो आपको बता ही रहे थे, लेकिन अब जो कि दरिया सतलुज भी बिफरा हुआ है और दरिया सतलुज में सैलाब से तकरीबन 3,68,000 अफराद को घर अपना छोड़ना पड़ा है। और कसूर में गंडा सिंह वाला का मकाम, यहाँ पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूटा है और सैलाबी रैले ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में लिया और देहात में पानी जो है वो दाखिल हुआ है। मकामी आबादी इससे काफ़ी अफेक्ट हुई है। कसूर से हमें सलीम बलोच इस बारे में तफसील से बताएंगे। जी सलीम। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर मुकम्मल तबाहकारियाँ जारी रखे हुए है। इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज़ायद एकड़ ज़री रकबा मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने विज़िट भी किया और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में मेन कैंप बनाया गया, वहाँ पर सलाम मुतासरीन से भी मिले। इस वक्त मैं एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से लोग उठ के ऊँची जगह पर बैठे हुए हैं, किसान हैं, काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। इनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल हैं। जी सर, ज़मीन जी है उनके बहुत ज़्यादा पानी है, ਜਿਹੜੀ मुंजी सी वो तबाह हो चुकी है तो नुकसान बहुत लम्बा चौड़ा हो गया साडा। आपने कितना अपना रकबे पे सर काश्त की थी? हमारा जो नुकसान है ना, पर एकड़ आप लगा लें 2.5 से 3 लाख रुपए नुकसान है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ज़मींदार ने, किसान ने हर चीज़ डाल दी थी, खाद डाल दी थी, दवाई डाल दी थी। इस सैलाब ने किसान का कत्ल कर दिया। आज उसका खाने का टाइम था, आज उसका उस रिवार्ड को हासिल करने का टाइम था, लेकिन नहीं, वो आज हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो सारा सैलाब की नज़र हो गया। इस वक्त ऊंचे टीलों पर बैठे हुए हैं। तलवार पोस्ट से आगे जितना भी रकबा है वहाँ पर ज़मीनी रास्ता ज़ीरो हो चुका हुआ है। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो वो 3 जो मेन बंद थे वो भी टूट चुके हैं। उसके साथ साथ जो 10 से 12 मज़ीद मुलक्का गाँव हैं उनमें भी पानी दाखिल होता नज़र आ रहा है। अगर इंडिया की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा गया तो ये खदशात मज़ीद बढ़ जाएंगे और किसानों के और आम आवाम के नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जी हमारे साथ सलीम मौजूद थे और बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे जो उन्होंने लोगों से बात की। वो कहते हैं कि जब वक्त आता है कि किसान जो है वो पूरा साल इंतज़ार करता है कि उसकी जब फसल आएगी तो उसके घर में रिस्क आएगा, रोटी आएगी, पैसे आएंगे जिससे वो अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। लेकिन इस सैलाब की वजह से सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, सिर्फ ये एरियाज़ नहीं है, सिर्फ कसूर और ये वाले एरियाज़ नहीं है, लोधरा जो है वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है दरिया सतलुज में पानी के बहाव के ज़्यादा होने की वजह से। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे रमज़ान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई ऊंचे दर्जे का वहाँ पर सैलाब है और ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। उनसे मज़ीद जान लेते हैं कि उनके पास क्या है हमें बताने के लिए और रिलीफ का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है। रमज़ान, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला छोड़े जाने के बाद जिला लोधरा में भी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम जिला लोधरा की तहसील के अरोड़पका के दरियाई बेल्ट के अंदर शाहपुर पुल पतन के मकाम पर मौजूद है। मेरे कमरे आप देख भी सकते हैं, दरिया में पानी का बहाव इंतहाई तेज है और हर गुजरते लम्हे के साथ दरिया में पानी की सतह मुसलसल जो है वो बुलंद हो रही है। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से वसी पैमाने पर काश्त की गई तिल, मूंग, कपास और उसके अलावा मक्की की फसलें भी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके बायस जो है किसान भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। चक्री
चक्री बलोचा के हिफाजती बंद जो है वो टूटने के बायस उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। ताम चक्री के अंदर जो आबादियाँ हैं वो भी इस वक्त पानी की लपेट में है। ताम मैं आपको ये बताता चलूँ, ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो ज़िला भर के अंदर 24 मुख्तलिफ जगहों पर जो है फ्लड रिलीफ भी कैंप लगा दिए हैं, जिसके अंदर जो है वो सैलाब मुतासरीन को हर सहूलत भी फराहम की जा रही है। ताम सैलाबी एरियो में फंसे हुए लोगों को जो है वो रेस्क्यू काम जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। जो है दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल इस वक्त जो है वो राइजिंग पोजीशन पर जारी है और इंडिया की तरफ से छोड़ा गया जो सैलाबी रेला था वो आइंदा चंद दिनों में जो है जिला लोधरा की हदूद से जो है वो गुजरेगा, जिसके पेश नजर जो है जिला इंतजामिया और रेस्क्यू समेत तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रमजान भट्टी हमें बता रहे थे कि किस तरह से एक तो पानी सैलाबी पानी आया, बारिशें हुई, लेकिन फिर भारत ने जो आबी जारियत की है वहाँ से पानी आया, उसकी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। मोहम्मद रमजान भट्टी ने हमें लोधरा से रिपोर्ट किया। अब सूरत हाल ये है कि सैलाब तो आया लेकिन साथ साथ कई बीमारियों को भी ये जन्म दे रहा है, कई वबाई अमराज भी लेकर आ रहा है। पानी में मुसलसल खड़े रहने, पानी के मुसलसल खड़े रहने और गंदगी के बायस अब मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैलने लगी हैं और इसका खदशा है कि मज़ीद फैल सकती हैं। मुतासरा इलाकों में हैज़ा, टाइफाइड है, जल्दी अमराज है, इसके केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं और मुतासरा इलाकों में अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की किल्लत भी है। अब माहिरीन सेहत इस बारे में ये कह रहे हैं कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो ये वबाई सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? क्योंकि आई नो इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग कि एक तरफ तो आपको रिलीफ का, रेस्क्यू का काम भी करना है, दूसरी तरफ एक और ख़तरा जो है वो सर उठाए खड़ा है कि बच्चे ख़ासतौर पर जो है या जो बूढ़े हजरात हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके ऊपर ये बीमारियां अटैक कर सकती है। तो क्या किया जाना चाहिए? हम अपनी से कोशिश करते हैं कि आपको बता सके ताकि उस सिलसिले में आप कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले सकें। हमारे साथ इस वक्त मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जुनैरा जहांज़ेब साहिबा, उनको हमने किया है, वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए, इस वक्त जो सिचुएशन है, मानसून तो वैसे ही कहते हैं कि अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आता है, तो इसके अंदर अब हम फ्लड्स भी देख रहे हैं, पानी खड़ा रहता है और जब पानी खड़ा रहता है तो और बीमारियां जन्म लेती हैं। कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा राइट नाउ अफेक्ट कर सकती हैं फ्लड रिलेटेड एरियाज़ के अंदर? सबसे पहले तो ये बताइए। ओके, बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरी हमदर्दी, माई हार्ट फेल्ट इमोशंस उन सब लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं। सैलाब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लेके आता है, आपके घर फसलें तो तबाह होती हैं, बट यू राइट, उसके साथ जो बीमारियां आती हैं वो भी काफ़ी सवेयर हो सकती हैं, आपकी जान अफेक्ट हो सकती है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं उनकी सबसे एक तो वी नीड टू नो कि वो आती गंदे पानी से हैं, सैलाब के पानी से है। उसके अंदर डायरिया, दस्त आम ज़बान में जिसे कहते हैं, और डायरिया इज़ बेसिकली लूज़ मोशन, और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जैसे कॉलेरा हो गया, डायसेंट्री हो गई, फिर टाइफॉइड फीवर इज़ वेरी कॉमन। ठीक है। तीसरा पीला यरकान जो कि हेपेटाइटिस होता है, और हेपेटाइटिस ए और ई वायरस, ये दो होते हैं जो कि कॉमनली गंदे पानी की वजह से हो सकते हैं। बट व्हाट टू डू? अभी जो सिचुएशन है उसमें लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लाइक पानी अगर वो पानी के दरमियान में या उससे बचने की कोशिश करें, जाने बचाने की कोशिश करें, उसमें फिर क्या क्या किया जाए? सो लाइक आई सेड कि दीज डिजीज़ ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं, स्पेशली बच्चों में, बूढ़ों में, और कोई भी ऐसा फ़र्द जिसकी इम्यूनिटी किसी भी बीमारी की वजह से लो है। बट हैविंग सेड दैट, अच्छी बात यह है कि ये बीमारियां ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, और ट्रीटेबल हैं। ठीक है। सो अलामात क्या है? सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें कि ये जो बीमारियां आप बता रही हैं बड़े कॉमन से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनकी अलामात क्या होती हैं जिससे हम समझ जाएं कि अभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत है? डायरिया होगा, लूज स्टूल्स, पानी की तरह डायरिया, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, पेट का दर्द, उल्टी, मतली, बुखार, अगर हेपेटाइटिस है तो आपकी आंखें जर्द हो सकती हैं, यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, और अगर जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ है कि अगर आपको लूज स्टूल या इन सिम्टम्स की वजह से जिस्म में पानी और नबातात की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसके अलामात बहुत क्लियरली आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आंखें धंस जाती हैं, स्किन खुश्क हो जाएगी, मुंह खुश्क होगा,
आपका यूरिन ज़्यादा पास, चक्कर आना। अच्छा, मच्छर भी ज़ाहिर है पानी आता है तो मच्छरों की बहुतात हो जाती है, फिर मलेरिया या डेंगू जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ये ज़रूर आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टू पब्लिक्स नोटिस कि वो जो गंदे पानी की वजह से बीमारियां हैं वो तो हैं ही, बट ऑल्सो हमने माइंडफुल रहना है कि जब खड़ा पानी रह जाता है इवन आफ्टर सैलाब लेट्स से, उसकी वजह से मलेरिया एंड डेंगू फीवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी भी एहतियात पे आई वुड लाइक टू से कि किस तरह आपने खड़े पानी को। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है डॉक्टर जुनैरा वो ये है कि लाखों की तादाद, मिलियंस में लोग जो है ना वो मुतासर हैं और इट्स नॉट ईजी कि फौरी तौर पर सब तक जो है ना इमदाद पहुँच जाए या मेडिकल रिलीफ पहुँच जाए। अगर वो लोग जिनको ये सब कुछ फील हो रहा है, ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और उनके पास इमदाद नहीं है, दवाइयाँ मौजूद नहीं है राइट नाउ, उनको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर सो दैट ये एटलीस्ट फेटल ना हो? यस, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सिंपल और बेहतरीन इलाज जो है इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो एक तो प्रिवेंशन है। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? हाथ धोएं जितना हो सकता है, पानी उबाल के पिएं, और ORS आपके घर में आपको, आई अंडरस्टैंड अगर आप बाज़ार से नहीं भी ला सकते तो आपको घर में भी ORS बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे बन सकता है? बेहतरीन इलाज इज़ ORS। इसमें कोई, जैसे ही बच्चे को, किसी भी फ़र्द को लूज स्टूल स्टार्ट हो जाए, तबीयत ख़राब होने लग जाए, सबसे पहले आपने ORS घर पे क्या किस चीज़ से बनता है ORS? सो इट्स वेरी सिंपल। आप 1 लीटर पानी और उसके अंदर 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है, और आधी या 1 चम्मच नमक का डाल लें और इसको मिक्स कर लें। इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाएगा। और भी अच्छा हो अगर कोई ऑरेंज जूस उसमें ऐड कर, अगर उस बनाए ही उसमें, इफ इट्स ऑरेंज जूस और उसमें आप चीनी और नमक ऐड कर लें। सो आई सेड 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर, half to 1 teaspoon of salt. As good as? It's as good as ORS. Yes. Store bought. So the first thing you do, जैसे ही आपको लगे कि बच्चा या बड़ा को लूज स्टूल स्टार्ट हो गए हैं, you start with ORS. बाकी कुछ सोचने। अच्छा, जिन इलाकों में अभी सैलाब पहुंचा नहीं है, पानी पहुंचा नहीं है, पहले से वो क्या इकदाम कर सकते हैं? कौन सी चीज़ें, कौन सी अद्वियात घर पे ला के रख लें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में काम आए? सबसे पहले तो आपके पास रिसोर्स होनी चाहिए। ये तो आइडियल है कि आपका पानी उबला हुआ हो। ठीक है, तो उसके लिए तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो किचन स्टोव वगैरह, बिकॉज पानी अगर आप 5 मिनट उबाल लें तो यू ऑलमोस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द जर्म्स, आपके जरासीम मर जाते हैं। सही है। अच्छा, अगर लेट्स से आप किसी ऐसे इलाके में आपके पास गैस नहीं है या फैसिलिटी नहीं है टू बॉयल वाटर, फिर आप क्लोरीन टेबलेट्स मिलती हैं मार्केट में, आप वो लेके रख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन टेबलेट पानी में डालने से वो बिल्कुल जर्म फ्री हो जाती है। ORS हो गया, क्लोरीन टेबलेट्स हो गई, ये आपने ला के रखनी है। इसके अलावा सिंपल ब्लीच, लेकिन ऑफ कोर्स आपको रेशियो का माइंडफुल होना है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लीच, और उसको आप 30 मिनट्स के लिए पड़े रहने दें। एंड देन यू कंज्यूम इट एंड दिस लिटरली किल्स ऑल द जर्म्स। दिस इज डेंजरस क्योंकि अगर किसी से ज़्यादा डल जाए, ब्लीच के बारे में हमें पता है कि ऑलरेडी इट्स हार्मफुल। आई मीन यस ऑफ कोर्स कोई बड़ा इसकी जिम्मेदारी ले, और जैसे आप किसी भी और दवाई को हैंडल करते हैं, आप केयरफुली बना के, मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 लीटर पानी में 2 कतरे ड्रॉप्स से ब्लीच, दैट्स देखिए सबसे आसान जो है ना वो यही है कि आप पानी को उबाल कर पिए। उसके अंदर आपको कोई खतरा नहीं है, वो बच्चा भी उबाल सकता है, बड़ा भी उबाल सकता है। ये जो आप बता रही हैं ब्लीच के बारे में, अगर कोई बड़ा इसकी जिम्मेदारी लेता है तो 1 लीटर पानी उसके अंदर 2 ड्रॉप्स सिर्फ एहतियात के साथ, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यू सी आई हैव सीन ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पे फ्लड्स की वजह से गैस कनेक्शंस खराब हो गए, सो वो एक्चुअली फैसिलिटी नहीं होती है उस वक्त बॉयल करने। हमारी ये कोशिश होती है कि हम सिर्फ एक एरिया को टारगेट ना करें, पूरे पाकिस्तान के जिनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए भी सोल्यूशन पेश करें। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? नंबर 2, अपने आप को अगर पहले से आदत नहीं है तो अभी से आदत डाल दें हाथ धोने की साबुन से, स्पेशली खाना खाने से पहले एंड जब आप बाथरूम से बाहर निकलने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने का। सो ये आदत आप अभी से डाल लें कि बिकॉज ORS पीना
उबला हुआ पानी एंड हाथ धोएं जितना धो सकते हैं। लिटरली अगर ये 3 चीज़ें आप कर लें तो आप 99% पानी जो सैलाब का है वो कौन से जरासीम लेकर आता है, क्योंकि लाइव स्टॉक भी है लोगों के पास रखे हुए, फिर उनसे भी आप में जरासीम मुंतकिल होते हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दो। एक्चुअली ये क्वेश्चन में आंसर तो कर दूं, लेकिन वो इतने मुश्किल नाम है उन जरासीम के कि आई डोंट थिंक मोटा ये कि यस सो जो सबसे ज़्यादा कॉमन जरासीम होते हैं ना वो बैक्टीरिया होता है एंड वायरसेस होते हैं जो जनरली डायरिया करते हैं, और भी होते हैं कुछ पैरासाइट्स होते हैं। एक चीज़ तो हम समझते हैं ना कि ये जरासीम खतरनाक बहुत होते हैं। ओके सो जो हमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ना जर्म्स इस तरह के हालात में, एक्चुअली वो वायरसेस होते हैं। ओके वी आर आउट ऑफ टाइम। मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है ना वो दें। सो माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वुड बी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से हमने प्रिवेंट करना है, और उसका तरीका है उबला हुआ पानी। राइट और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन की तरफ भी ना चले जाएं। पानी भाई सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी उबला हुआ पीना है, और ORS का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से दूसरा, खाना जो आपने बनाना है इवन वो साफ पानी में बनाना है। नंबर 3, आपने सब्जियां कच्ची आजकल मत खाएं, पका के खाएं। पका के खाना अच्छे तरीके से खाना, गरम खाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद है, उनके पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप लोगों की रहनुमाई हुई होगी कि कैसे अपने आप को आपने महफूज रखना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, और ब्रेक के बाद हमने आपको बतानी है हिम्मत की एक ऐसी दास्तान जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती अगर आप में जज्बा है, अगर आप में हिम्मत है। आज हम आपको मिलवाएंगे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और वाकई में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। बिल्कुल अपने हाथ में उन्होंने कहा कि मैं किसी पर रिलाय नहीं करूँगा, और अपने पैशन को उन्होंने अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया, और इस वक्त वो डॉलर्स के अंदर हर महीने कमा रहे हैं। नज़ीर अहमद की हम बात करें जो कि लाहौर के तारीखी MAO कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन फारिग औकात में वो ये करते हैं कि दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और महाना बहुत सारे पैसे कमाते हैं, सैकड़ों डॉलर्स कमाते हैं। उन्होंने 2007 में एक सॉफ्टवेयर हाउस में बतौर ऑफिस बॉय नौकरी शुरू की थी, लेकिन वहीं पर उनको पता चला कि उनको टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव है, उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हुआ, और वहीं से उनके लिए नई नई राहें खुलना शुरू हो गई। उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और अब वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करें। तो हमने सोचा एक इंस्पिरेशन जो है ना उनसे जनरेट की जा सकती है, और देखने वाले जो है ना वो सीख भी सकते हैं उनसे कि भाई आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज या वसाइल नहीं है, आपके पास सिर्फ जज्बा होना चाहिए, आगे आप खुद ही बढ़ते जाते हैं। हमारे साथ नज़ीर अहमद मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले नंबर तो मैं शुक्रिया करता हूँ हम न्यूज़ का, और एक आपने सिक्योरिटी गार्ड को एज आपने मॉर्निंग शो में बुलाया, पहले नंबर पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरे हमें आप पे बहुत फख्र है, आप सिक्योरिटी गार्ड आप मेहनत से कमा रहे हैं, और जिस तरह से आपने कामयाबी के जो झंडे गाड़े हैं वो दुनिया को बताना जरूरी है। थोड़ा सा नज़ीर अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, सफ़र से पहले आप सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को कह रहे हैं, मैं आपको ये समझती हूँ आप हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत करने वाले जो होते हैं ना उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़। बिल्कुल ऐसे। पहले नंबर पे मैं गांव ननकाना साहब से, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं इधर लाहौर में शिफ्ट हुआ हूँ। एक एज ए ऑफिस बॉय में, ऑफिस बॉय एक सॉफ्टवेयर में एज ए ऑफिस बॉय की जॉब करता था। वहाँ से मैंने लड़कों से ये स्किल सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। रात को कंप्यूटर अपने पास होता था तो रात को काम करके सुबह उनको जाकर दिखाना, तो फिर इसी तरह मुझे तकरीबन 6-7 माह लगे। उसके बाद फिर मैंने अपना अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 700 जॉब कंप्लीट की अपवर्क पे। अब जो जिस प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये इस प्लेटफॉर्म पे बहुत डिज़ाइनर हैं, वो भी काम नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर लेता हूँ। तो ये अपवर्क पे काम करने का या वेयर हाउस में ग्राफिक डिजाइनिंग का ये मौका मिला किस तरह से, और आपने इंटरेस्ट किस तरह से शो किया? ठीक है आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन वहाँ पर आपने इंटरेस्ट किस तरह से शो किया कि अच्छा मुझे इसमें है, इसमें दिलचस्पी है इस काम में? बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ना वो एडोब इलस्ट्रेटर है और फोटोशॉप, उसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो कुछ टूल होते हैं
जो है ना टूल आदमी समझ जाए ना तो वो काम कर सकता है। उसमें जो हमने लिखना है ना इंग्लिश, वो हमने खुद ही लिखनी होती। मुझे बेसिकली इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कोई क्लाइंट लोगों का काम देता है ना, लोगो डिजाइनर का, वही मैं लोगों का नाम उठाकर तो उसके अंदर लगा देता हूँ, उसके फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो इसी तरह तकरीबन मैं 3-4 ऑप्शन बनाता हूँ। ज़्यादा मैं जो है ना यूज़ करता हूँ अब मेटा AI ChatGPT, सबसे ज़्यादा ChatGPT यूज़ करता हूँ। और मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनको मैं उनका मैसेज जो है ना वो मैं ChatGPT पे कन्वर्ट करता हूँ, उधर से उठाकर फिर मैं उधर जाता हूँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरे एक निज़ाम चलाया। बिल्कुल टोटल क्या बात है। मैं कहूँगी ये भी एक स्किल है कि इंग्लिश ना जानते हुए ऐसे क्लाइंट्स के साथ बात करना जिनको इंग्लिश आती है, और उसके अंदर भी बिजनेस लेकर आना। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं कर पाते जिनको इंग्लिश आती भी है। बिल्कुल ऐसे वो नहीं कर पाते, उसके लिए अगेन जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा नज़ीर ये बताएं, कौन सा आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है जिसमें आपने सोचा कि नहीं, मैंने सिर्फ ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ इस तक महदूद नहीं रहना, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहने का जज्बा ये कहाँ से आया? कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का? बेसिकली जो लड़के वहाँ पे काम करते थे ना, उनकी भी इतनी खास तालीम नहीं थी, तो उनको मैंने देख के सीखा कि अगर ये आदमी कर सकता ना तो फिर मैं भी कर लूँ। तो इसलिए मैं मेहनत की, दिन रात मेहनत की। अब जो लड़के मुझसे पूछ रहे हैं जिनके पास डिग्री है, सॉफ्टवेयर वाले लड़के पूछ रहे हैं कि मुझे हमें बताओ कि हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, क्लाइंट को कैसे डील करनी होते हैं। आजकल कोर्स के नाम पे लड़कों आदमियों से 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं, और उनको 1-2 प्रोजेक्ट दूसरे कंट्री में लोग बैठे होते हैं, उनके प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट लगवा देते हैं, तो कहते लो जी आपका अकाउंट हमने कंटिन्यूज कर लिया। लेकिन उस नाम पे ये लोग आजकल धोखा कर रहे हैं। आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी बिड अच्छी होनी चाहिए, कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, काम आपको खुद ब खुद ही मिल जाता है। अच्छा नज़ीर ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि हम जो देखने वाले हैं अभी आपको देख रहे हैं और आपसे डेफिनेटली इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं लड़के या लड़कियां जो करना चाहती हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि आप उनको थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, आगाज़ कैसे करना है, आप हमसे तो चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपको रियल बात बताता हूँ। मैंने पाकिस्तान में कभी 10 रुपए का भी काम नहीं किया। सबसे ज्यादा मैं ऑस्ट्रेलियन, USA, कनाडा के जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, जब उधर जॉब आती है ना, तो मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट आता है मैं उस पर अप्लाई कर देता हूँ। एशिया का मैं अप्लाई करता नहीं, क्योंकि ये लोग पैसे भी कम देते हैं और तंग बहुत करते हैं। इसमें फीडबैक होता है, वो जरूरी है। अब जो नहीं आप कह रहे हैं, अब AI का दौर आ रहा है, अब जो यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में तालीम पढ़ाई जा रही है ना, वो पुराने जमाने की पढ़ाई जा रही है। AI को जनरेट नहीं किया जा रहा। और 2 या 3 साल बाद AI बहुत ऊपर चली जाएगी। अब एक मैं चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, मेरी तालीम ना होने के बावजूद भी मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ करना चाहिए। हम कुछ करना चाहिए। नज़ीर अब ये बता दें, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आपने क्या करना है? क्या यहाँ पर आप बच्चों को सिखाने का काम भी करेंगे ताकि आपकी तरह बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होके आपसे काम सीख कर इसको आगे परफॉर्म कर सकें? फ्यूचर प्लान्स आपके अपने लिए भी क्या है? कोई कंपनी वगैरह बनाने का इरादा है? इंशाल्लाह ताला एक मैं सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊंगा, और उसके बाद मैं फ्री में बच्चों को बताता हूँ। किसी को 1 रुपया भी नहीं लूंगा, सब बच्चों को फ्री में बताऊंगा। जिसको बिड करने का नहीं पता या क्लाइंट कैसे मिलते हैं, सब फ्री में बताऊंगा। कोई पैसा भी नहीं लूंगा, ताकि मेरे पास आए। मैं कहता हूं जैसे मैं कमा रहा हूं ना पैसे, दूसरे लोग भी पैसे कमाएं। और मैंने इस प्लेटफॉर्म में 1 रुपया भी नहीं दिया, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना कोई मेरे पास कोई कोर्स है। अडोब इलस्ट्रेटर मुझे आता है और फोटोशॉप आता है, और मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन आपके पास जो क्यूरियोसिटी थी ना, जिसने आपको मजबूर किया कि आपको ये स्किल सीखनी चाहिए, तो वो अब डेफिनेटली उसने आपकी ज़िंदगी को भी बदल दिया है। जो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके रिजल्ट नहीं मिला तो फौरी तौर पर गिव अप कर दिया, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से वो मोटिवेशन लेकर आए जिस तरह से आपके पास उनको मैं ये पैगाम हारने ना दे? उनको मैं ये कहता हूँ, पहले नंबर पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी एक चीज के पीछे पड़ जाओ ना कि मैंने इस चीज को हासिल करना है, तो वो आदमी हासिल करके छोड़ता है। अब मैंने सोचा था कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का सीखना है, मुझे तकरीबन 6 या 7 माह लगे हैं, तो मैंने ये सीखा। मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि एक तो सब्र करें। ये लोग हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, अकाउंट बनाते हैं और तीसरे दिन कहते हैं मैं जॉब नहीं मिली, कहीं और अप्लाई कर दे। हिम्मत, सब्र, जज्बा अपने अंदर खुद ब खुद, हम पाकिस्तानी कौम है, जज्बे वाली कौम है, जज्बा अपने अंदर लाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही। नज़ीर थोड़ा सा ये भी बता दें, आपके इर्द गिर्द जो काम करने वाले आपके साथी जो आपके साथ काम करते थे, जब आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, उनका रिएक्शन क्या था? आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था?
घर वाले तो क्योंकि हम गांव वाले लोग हैं, घर वाले तो को पता नहीं ये फ्रीलांसिंग क्या होती है या ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, उनको पता नहीं है। अब मैंने अपने बच्चों को अभी से मैंने AI पे लगा दिया, उनको लैपटॉप लेकर दे दिए, 1-2 घंटे उनको समझाता हूँ, क्योंकि आगे ये दौर आ रहा है। अब जो नौजवान नस्ल है ना, ये फालतू सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं, तो वो नुकसान उठा रहे हैं। तो मैं नौजवानों को यही कहता हूँ कि स्टडी के साथ करें, पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ ये जो स्किल है ना कोई भी सीख ले। मैं ये नहीं कहता वेब डिजाइनिंग, कोई भी स्किल सीख ले। ये बताइए आजकल बहुत पैसा एक महीने के अंदर कितना कमा लेता है एक अपवर्क पे या फिर एक फ्रीलांसर जो कि आपकी तरह काम कर रहा है? कभी मेरे महीने का $200 हो जाता, कभी $300 हो जाता, कभी 150, कभी 100। खुद ही मैं काम करता हूँ, मैं किसी और से काम नहीं करवाता। मैं उतना काम करता हूँ जितना मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक होते हैं, इसमें स्कोरिंग होती है, इसमें मुकाबला बहुत सख्त होता है। तो इसलिए मैं इतना ही काम करता हूँ तक मेरा फीडबैक 4.9 है, कभी 5 बटा है। अब मैं आपको जो दिल की बात है ना, जो मैंने काम कंप्लीट किए हैं या लोगो कंप्लीट किए, मुझे लोगो का नाम तक नहीं पता, मुझे क्लाइंट का नाम तक नहीं पता। तो ऐसे लेकिन उसके बावजूद आपके पास स्किल है। क्लाइंट है, मुझे ऑस्ट्रेलियन के स्पेलिंग नहीं आते। अरे वाह क्या बात है, आपने साबित कर दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता नजीर, स्पेलिंग आते हैं नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश आती है नहीं आती, आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना आता है, ये हमें पता है, जिसके थ्रू आप काम ले भी रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे लोग नज़ीर और इन जैसी बहुत सारी मिसालें जो इंस्पिरेशन है कि कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होती। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने के मौके आपने खुद समटाइम्स पैदा करने होते हैं, ज़रूरी नहीं आपको मौके दिए जाएं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये कि जमात इस्लामी के रहनुमा और सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान इस वक्त एक निहायत अहम और तारीख़ी मिशन की क़यादत कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करते हुए स्मूथ फ्लोटिला में शरीक हैं, जो कि गज़ा के मुहासरे को तोड़ने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठा हुआ है। ये फ्लोटिला जिसका मतलब जो है इस्तकामत है, परसवेरेंस, इस्तक़लाल, ये छोटी बड़ी कश्तियों पर मुश्तमिल है। एक पुरअमन बेड़ा है जो कि मेडिटेरेनियन से होता हुआ खुराक और पानी की सूरत में इमदाद लेकर गज़ा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। गज़ा में जो इस वक्त सिचुएशन आपको पता है कि फैमिन डिक्लेयर हो चुका है, कि वहाँ पर अब जो है ना खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं, कहत पड़ चुका है इसराइल की जानिब से जो किया गया है वहाँ पर। उसके बाद अब दुनिया इकट्ठी हुई है और दुनिया इकट्ठी होकर जा रही है वहाँ पर, ताकि एक पैगाम भी दिया जा सके और गज़ा के लोगों की जो है ना सूरत हाल को बेहतर भी किया जा सके। इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की इस बेड़े के अंदर शमूलियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है हुमा बक़ाई साहिबा। आप सब जानते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। हुमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो स्मूथ फ्लोटिला जो है, परसवेरेंस, ये क्या मैसेज देता है पूरी दुनिया को, अगर ये जा रहा है पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों को खाने पीने की चीज़ें देने के लिए, तो ये बताइए ये मैसेज क्या दे रहा है दुनिया को? मैसेज तो यही है कि जी रूल ऑफ लॉ हैज फेल्ड, इंटरनेशनल गवर्नेंस हैज फेल्ड, और अब प्राइवेट इनिशिएटिव्स जो हैं वो जो है वो गजा में बेल आउट के लिए या पैलेस्टीनियंस को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई पैलेस्टीनियंस की कोई और हम मदद नहीं कर रहे। ये 500,000 पैलेस्टीनियंस हैं जो इस वक्त स्टारवेशन से फेस कर रहे हैं, और स्टारवेशन से फिर उनकी अमवात हो सकती हैं, और तवातुर के साथ रोजाना बच्चों की और औरतों की अमवात हो रही हैं पैलेस्टाइन में, क्योंकि इजराइल ने हंगर एज अ स्ट्रेटजी ऑफ वॉर इस्तेमाल किया है। तो ये 5 कंट्रीज हैं, इसमें फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। They've all come together, प्राइवेट इनिशिएटिव है। ये सिर्फ पानी और खुराक लेकर जा रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है कि इंटरनेशनल वाटर्स को नेविगेट करेंगे, मेडिटेरेनियन में इजराइल से फेस ऑफ नहीं करेंगे। हुमा साहिबा, क्या ये इमदाद, अगर इजराइल की हठधर्मी को देखा जाए माजी में, जिस तरह जब भी इमदादी ट्रक जाते हैं या कहीं से भी इमदाद जाती है, वो भरपूर कोशिश करता है कि किसी तरह उसे रोका जाए या उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाए जो इमदाद लेकर आ रहे होते हैं। आपको लगता है इस सारे सिनेरियो में कि ये इमदाद सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाएगी? मेरा ख्याल है कि जी खासा बड़ा चैलेंज है, और क्योंकि पहले भी एक एक्टिविस्ट हैं, ग्लोबल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसकी कोशिश की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
और इसके अलावा भी आप देखें जो बॉर्डर्स हैं पैलेस्टाइन के, वहां पे तो ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं असिस्टेंस के लिए। तो जज्बा अच्छा है, ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन क्या ये पाए तकमील तक पहुंचेगा, इसके हवाले से सीरियस सवाल हैं। क्योंकि इजराइल तो इस वक्त एक बिल्कुल अलग ट्रजेक्टरी पे है। इजराइल हर दिन ये कहता है कि मैं गजा पर ऑफिशियली कब्जा कर लूंगा, और वो सितंबर में ये कब्जा करना चाहता है, उसको अनेक्स करना चाहता है। क्योंकि सितंबर में जब यूनाइटेड नेशंस का इजलास होगा तो कई कंट्रीज हैं यूरोप की जो पैलेस्टाइन को स्टेटस दे रही है, स्टेट का, रियासत का स्टेटस दे रही हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तकरीबन इजराइल की ये स्ट्रेटजी है कि जब कोई जगह ही नहीं रहेगी, लैंड ही नहीं रहेगा, तो आप स्टेटस किसको देंगे। उसमें क्वेश्चन ये भी हुमा साहिबा, ये भी क्वेश्चन है कि ये जितनी भी कंट्रीज जिन्होंने ऐलान किया, जिसके अंदर फ्रांस भी शामिल है और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कह रही हैं कि हम सितंबर तक जो है ना, या अगले 1-2 महीने तक पैलेस्टाइन को हम एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। ये इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का सेशन होता है ना, जहाँ पे ये फॉर्मलाइज होगा। वैसे तो जब उन्होंने इंडिया दे दिया तो ये इस बात का समझिए इशारा मिल गया कि वो पैलेस्टाइन को स्टेटस दे रहे हैं स्टेट का, लेकिन इसको कंसोलिडेट करना, क्रिस्टलाइज करना, जो फोरम है जहां ये होगा वो यूनाइटेड नेशंस है, और वो सितंबर में एक्सपेक्टेड है। और जब वो सितंबर से पहले आप देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो बिल्कुल बिजर्क हो गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कल भी मेरे ख्याल है वहाँ पे 30 अमवात हुई हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, जर्नलिस्ट को टारगेट किया है। यानी अब कोई उनकी समझिए निशाने से बचा हुआ नहीं है, या वहां कोई सोच मौजूद नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए हुमा साहिबा, हम अब सेफली कह सकते हैं कि रोग स्टेट बन चुका है इजराइल। देखिए, मैं और आप जो भी कहें, इजराइल को इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑल सेड एंड डन, एज आई स्पीक टू यू, अभी भी इजराइल को पुष्पनाई हासिल है अमेरिका की, और इस पुष्पनाई को सामने रखते हुए ही वो जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, जबकि अमेरिका, ट्रंप भी उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करूंगा। 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में इस वक्त, एक प्यूटन और एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर। दोनों उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि प्यूटन तो समझिए बहा और जला ले रहे हैं। हुमा बकाई साहिबा, इसमें इंटरनेशनल मीडिया के रोल को आप किस तरह से देख रही हैं? उनकी कवरेज इस वक्त गाजा के लिए वो कितनी मैटर करेगी? खासतौर पर ये जो इमदाद अभी जा रही है, कहा जा रहा है ये बहुत बड़ी इमदाद का वफ्त है जो जा रहा है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मीडिया की कवरेज तो हमेशा इश्यूज को लाइव रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, और गजा में बावजूद तमाम तर कोशिश के इजराइल की खबरें बाहर आई हैं, फुटेजेस बाहर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने एज अ वॉर स्ट्रैटेजी जर्नलिस्ट को मारना शुरू किया है। पिछले हफ्ते उन्होंने 5 रिनाउंड ग्लोबल जर्नलिस्ट को टारगेट करके एक अस्पताल में बम किया और मारा। एक जर्नलिस्ट वहां पर भूख से भी मरा है, जो कि ग्लोबल लेवल का जर्नलिस्ट था, फॉरेन जर्नलिस्ट था। तो ये बातें जो हैं ये अब इस नहज को पहुंच गई हैं कि ये सिर्फ समझिए ऑप्टिक्स और गुफ्तगू रह गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम इजराइल को पूरी दुनिया मिलकर, पूरा इंटरनेशनल लॉ मिलकर रोक नहीं पा रहा, और उसकी वजह से जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का पैराडाइम था, जो इंटरनेशनल लॉ का पैराडाइम था, 1945 के बाद जो कुछ दुनिया ने मिलकर बिल्ड किया था, इजराइल ने पिछले 1 साल में उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो हम एक बहुत खतरनाक दुनिया की दोहराए पे खड़े हैं। और ये वाला भी जो इनिशिएटिव हम बात कर रहे हैं ना, ये ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ताकि वहां जो लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं उनको पानी और खुराक पहुंचाई जाए। यहाँ कहीं ये बात नहीं हो रही कि हम जंग रोक पाएंगे। असल बात तो ये है कि जंगबंदी हो और अमन हो। जंगबंदी और अमन में तो पूरी दुनिया कुल्ली तौर पे नाकाम हुई है, क्योंकि इजराइल किसी की रोक में नहीं आ रहा। तो फिर ये तो आप समझिए कि बस आप दर्द रसी कर रहे हैं कि खाना और पानी पहुंचा दें, अगर पहुंचा पाएं, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, इन खास तौर पर ग्रेटा थनबर्ग जो लेकर जाने की कोशिश करती रही हैं, उनको टारगेट भी किया गया इजराइल की जानिब से। यूनाइटेड नेशंस की जो इस वक्त सिचुएशन है हुमा साहिबा, वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद लीग ऑफ नेशंस जैसा ही उसका हाल होगा, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सिर्फ वो रह गया कि एक स्टेटमेंट आ जाती है सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, एक्चुअलाइज कुछ नहीं किया जा सकता उनकी जानिब से, सिर्फ स्टेटमेंट तक ही महदूद रह गया यूएन का किरदार। आपको सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की नहीं, आपको हर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बेबसी इस वक्त सामने नजर आती है। इजराइल और दम तोड़ती नजर आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इजरायली हटधर्मी के सामने।
और फिर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये बात बावर हो जाती है कि दुनिया आपकी बका और प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद अपनी बका और प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। आप सोचिए कि अगर एक मुझे जुमला कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अगर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई 4 दिन की, अगर उसमें पाकिस्तान उस तौर जवाब ना दे पाता इंडिया को जिस तौर उसने दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंडिया क्या करता? और इंडिया तो अपनी जो जला हासिल करता है, जो इंस्पिरेशन हासिल करता है, वो इजराइल से ही करता है। तो वी लिविंग इन अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड वेयर यू आर फॉर योरसेल्फ वाली दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने बात की कि सारी दुनिया मिलकर भी इजराइल को रोक नहीं पा रही है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि शायद दुनिया ने कोशिश की ही नहीं है रोकने के लिए। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोग शायद इस्लामी दुनिया की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस्लामी दुनिया की तरफ से भी वो वाली कोशिश नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। शायद वो कोशिश होती तो एक इम्पैक्ट हम डालने में कामयाब हो जाते। हुमा बकाई साहिबा, हाइपोथेटिकली हम इस तरह की बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े मुजाहरे जो प्रो पैलेस्टाइन हुए हैं वो अमेरिका में ही हुए, वो ब्रिटेन में ही हुए। इस हद तक के ट्रंप ने मेजर्स लिए कि उन यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग बंद कर दें, उन बच्चों के दाखिले ख़त्म कर दें, उस फैकल्टी को निकाल दें। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया इस बात पर, क्योंकि उसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर लें, और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा सिर्फ ये था कि इजराइल को कुछ ना कहा जाए। तो ये नहीं कि जो सिविल सोसाइटी है, जो सड़क है, वो अलाइव नहीं है। जो इस वक्त आपको इम्पोर्टेंट नज़र आते हैं या समझिए बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं, वो गवर्नमेंट्स हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ की अलंबरदार थी। उनका इस वक्त एक पूरा कंप्लीट फेलियर है और वहां कोई रोक नहीं आ पा रही। स्ट्रीट कुछ गवर्नमेंट्स भी, अब देखिए ये जो इस वक्त पैनिक है इजराइल में कि वो हर हाल में सितंबर तक गजा पे कब्जा करना चाहते हैं, उसकी वजह ही यही है कि कई ममालिक ने एक के बाद एक पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का रुतबा देने की बात की है। और पीआर फेलियर तो है इजराइल का। और दूसरी जो ये है इजरायली प्राइम मिनिस्टर है ना, इनकी अपनी जो बका है वो इसमें है कि जंग जारी रहे। ये बात उनकी अपनी कैबिनेट भी कहती है, क्योंकि तल अवीव में भी बहुत सारे मुजाहरे हुए, बहुत तल अवीव में लोग खड़े सामने। और ये जो बात करते हैं ना ग्रेटर इजराइल के लिए काम किया जा रहा है, उसके साथ साथ उनके अपने भी बड़े मफादात जुड़े हुए हैं इस जंग के साथ। नेतन्याहू को अगर, जैसे कि आपने फरमाया, बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस सारी सिचुएशन के ऊपर बताई कि ये जो फ्लोटिला है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गजा के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण होगा, लेकिन ये सिर्फ उन तक खुराक पहुँचाएगा। जंग बंदी के लिए गवर्नमेंट्स को आगे आना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, जो कि कोशिश की जाती रही है और की जाती रहेगी। लेकिन इसराइल जो है वो इस वक्त सिर्फ हठधर्मी और आपने कहा कि खुराक पहुंचाएगा। अगर खुराक पहुंचाने दी गई तो इसराइल की तरफ से जो माजी में होता रहा है वो भी आपके और हमारे सामने है। वी होप सो कि ये इमदाद उन लोगों तक पहुंचे जो स्टारवेशन हम वहाँ पर देख रहे हैं, बच्चों की जो सूरत हाल है, कहत से पूरा जो गजा पट्टी है वो किस तरह से मुतासिर हुई है, वो आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। लेकिन मनी मैटर्स के मामला डिस्कस करने से पहले आपको बताएं एक और मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि एससीओ समिट में वो शरीक थे। उस इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को उन्होंने फिर से हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर में बैरूनी जो दहशतगर्दी का हाथ मुलव्वस है वो उसके शवाहिद हमने दुनिया के सामने भी रखे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बात की है हर किस्म की दहशतगर्दी की, उन्होंने मजम्मत भी की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया अब दहशतगर्दी के बयानियों को कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि सियासी मफाद के लिए रियासती दहशतगर्दी करने वाले बाज रहें। वेरी गुड, सारी बता दी बनकर, इसी तरह से आपने बताना है। अच्छा जी, ये एससीओ समिट जो है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जब से इंसेप्शन हुई है इस समिट की, तब से ये सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, अभी तक 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं इंडिया के और प्यूटन भी है। इसके अलावा दीगर कंट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पर है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी यहाँ पर गए हैं। तो डेफिनेटली उनकी जानिब से जो यहाँ पर खिताब किया गया है, जो उन्होंने सारी बातें की हैं या फिर उन्होंने जो मैसेज
मैसेज दिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैसेज जिनको दिया ना वो भी साथ ही मौजूद, मोदी की मौजूदगी में ये मैसेज देना इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर बात करें और फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो कोशिश करेंगे उनका भी इस पर कॉमेंट ले। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है सैलाबों की, उसका भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान सैलाबों की जद में है जिसके बाइस लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। शदीद बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, पानी के रेले आगे बढ़ते जा रहे हैं, घरों को नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स आर डिस्प्लेस, लोगों के खेत खलियान हो गए, मवेशी हो गए, बुनियादी ढांचे जो हैं उनके घरों के वो भी ज़्यादा इस कुदरती आफत की लपेट में आ चुके हैं, जो कि कुदरती आफत थी नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से या इंसानों की नाअहली की वजह से एक आफत बनकर जो है ना अब लोगों के सरों पर मंडरा रही है। लोग भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी जान बचा सकें, अपने मवेशियों को बचा सकें, लेकिन लोग परेशानी का शिकार। लेकिन इतने बड़े पानी के रेलों के आगे लोग किस तरह से खुद से एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये हमारी मईशत को कितना डेंट पहुंचा चुका है और मज़ीद इस पर एस्टिमेट लगाया जाएगा कि कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह सुबह दो अच्छी खबरें। एक तो ये कि आयशा बीवी खैरियत से लाहौर से वापस पहुँची। सैलाब का ज़माना है, फिक्र परेशानी। मैं लाहौर नहीं, मैं मुल्तान गई। अच्छा मुल्तान, वो तो फिर उससे भी आगे। और दूसरी ये कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा और वो मोदी साहब की मौजूदगी में कहा, ये बहुत अच्छा एक इसे शुरुआत कह लीजिए, क्योंकि माजी में कई दफ़ा हुकूमतों ने एक शर्मिंदगी का इजहार किया कि जी हम ये फलां बात मुफाहिमत का शिकार हो जाते थे। इस मर्तबा उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी बल्कि मुंह पर सारी बात। और ये बातें पब्लिक में होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था अभी 2 मौक़िफ़। ये तो हो गई अच्छी खबरें। अब बात कर लेते हैं सैलाब के बाद जो महंगाई का सैलाब आने वाला है, हम क्या उसके लिए तैयार हैं? महंगाई इसके बाद कौन कौन सी चीज़ों में आ सकती है, थोड़ा सा इस बारे में बता दें। जहाँ तक तैयारी की बात है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तो वो एक बहरान की कैफियत है और हम एक रिस्पॉन्सिव मोड में हैं। मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में सिवाय बातों के जो कुछ ठोस इक़दाम होने चाहिए उनके बारे में अभी बातें, लेकिन उससे आगे जो अमाल वाली बात है वो शायद नहीं है। और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यानी खाने पीने की अशिया की सिक्योरिटी जो कि बड़े अरसे से ख़तरे में पड़ी हुई है। ये गंदम ख़राब हो गई है, बहुत बड़ी गंदम की ख़राबी। पिछले साल हम कितनी बार बात कर चुके हैं, गंदम की कीमत का क्रैश, वो सब के सब मामलात हैं जिस पे हुकूमती लेवल पे बदकिस्मती से कान या तो धरे नहीं गए या उतने धरे नहीं गए जितने होना चाहिए था। तो अब वो मौका आ गया है कि बहरान इतना बढ़ चुका है कि ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे मुल्क की तारीख में। अगर मैं कहूँ कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल। अच्छा, फूड सिक्योरिटी के बारे में तो कहा जाता है कि बेसिकली आपकी नेशनल सिक्योरिटी होती है। जी बिल्कुल। खुदा न खास्ता अगर कोई फैमिन आ जाए, कोई कहत पड़ जाए, चीज़ें कम पड़ जाए या फिर आपके पास पैसे ना बचे बाहर से मंगवाने के लिए, देन आप फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? क्योंकि हमने माजी के अंदर भी फ्लड्स देखे हैं, उसके अंदर भी ऐसे ही नुकसान फिर बाद में तखमीने लगाए जाते थे। क्या तैयारी राइट नाउ गवर्नमेंट को करनी चाहिए सो दैट फ्यूचर में या नियर फ्यूचर के अंदर हमें खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े, गंदम की किल्लत का सामना ना करना पड़े? बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज तो बहुत से हैं, बहुत से फार्मूलाज माजी में भी आए कि जी ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन उस पर अमल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर अमल नहीं है। और वो वक्त आ गया है कि अब अमल पे बात की जाए। बातें बहुत हो चुकी हैं। कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फरहान बुखारी साहब इफेक्ट हुए हैं जिन पर फौरी काम करने की हमें ज़रूरत? देखिए, सबसे बड़ा तो ज़राअत का है, कितनी हम बात भी कर चुके हैं। अब तो फसलें लोगों की जो हैं वो ख़राब हुई हैं। हमारी कवरेज में सुबह मैं देख रहा था, यहाँ तक कि चावल की फसलें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। इसलिए चावल की फसल ख़राब हुई है, गन्ने की फसल ख़राब हुई है, और गंदम की तो हम जिस तरह बात कर ही रहे थे कि गंदम ज़ाहिर पाकिस्तान पूरा रिलाय कर रहा है गंदम पे, और हम रोटी पे रिलाय करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा डेंट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात कर लें, मार्बल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा जिसके लिए ख़तरा है वो टेक्सटाइल्स का है, क्योंकि अगर ये जैसे मुल्तान जहाँ पे आप वीकेंड पे होके आई हैं, अगर वहाँ के इर्द गिर्द कपास की फसल ख़राब होती है जिसके बहुत ज़्यादा खदशात हैं। एक ज़माने में मुल्तान को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कॉटन बेल्ट कहा जाता था,
अब वो साल में वो प्रोडक्शन कम हो गई है तो वो बदकिस्मती। अच्छा, अब क्रॉप एक्चुअली वैसे ऑलमोस्ट तैयार भी थी जहाँ तक मैंने देखी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे पिछले 2 दिनों में, एंड देन अभी जो सैलाब आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ये नुकसान ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा हो जाए कि हम फिर इससे रिकवर ना कर पाएँ अगले चंद सालों तक? पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी आटे पे रिलाय करती है, रोटी खाती है, बल्कि कुछ लोग आदाद शुमार कुछ तो ऐसे बताते हैं कि 90% से भी ज़्यादा। अच्छा, बाकी 10% जो हैं वो और चीज़ों पे इंसार है उनका, उसमें चावल भी है। अगर आप उस क्राइसिस को समझकर फ़ौरन उस पर काम ना करना शुरू करें तो ये बहुत बड़ी कोताही होगी। अभी 2 महीने 2.5 महीने हैं, इस अरसे में नवंबर में काश्त गंदम की शुरू हो जाती है। किसानों के पास बीज की कमी का मामला कई सालों से चला आ रहा है और अब वो ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि सैलाब में ये भी खबरें आई हैं कि लोगों के गंदम के बीज जो हैं वो बह गए। अच्छा, आपके पास ये खबर आई क्योंकि गवर्नमेंट इंतज़ामिया इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो मसरूफ़ हैं कि रिलीफ ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके, उनके माल मवेशी बचाए जा सके। उनकी तवज्जो या तरजीहात में ये शामिल है कि ये भी एक नया बहरान सर उठा सकता है नवंबर के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि बुआई होनी है गंदम की, तो उसकी तरफ तवज्जो है या काम किया जा रहा है? इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस बारे में? मेरे पास इन्फॉर्मेशन इस हद तक तो है कि मेरे ख्याल में कुछ यानी ये कह लीजिए कि कागजी हद तक है कि ये मामला है और उससे डील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमें जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए उस पर हम करते नहीं। अब आज कल की खबर थी जिस पे आज सुबह हमने कुछ न्यूज़ में डिस्कशन भी की कि पाकिस्तान ने 26 खरब रुपए का अपना जो लोन है, रुपए का लोन जो है वो पे ऑफ कर दिया। अच्छा, ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ताल्लुक इंसानी बेहतरी से। लोग 40 से 50% मुल्क यानी 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार हो गए। असल आपका जो चैलेंज है वो उन लोगों की बेहतरी है और गुर्बत के शिकार लोग फिर मजीद जो किसान, छोटा किसान है वो मजीद पिस गया इस बारिशों की वजह से। बुखारी साहब, लाइव स्टॉक का कितना नुकसान है, वो कितना डैमेजिंग है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जानवर बह के चले गए, फिर उनके चारे का मसला फिर दोबारा से सर उठाएगा क्योंकि सैलाब ने वो भी तबाह कर दिया। ये एक ऐसा बहरान है जो कि एक तरह से अभी आ रहा है, अभी एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। एस्टिमेट ना लगाने की वजह यह है कि स्टेटिस्टिक्स यानी नंबर्स उस पे जाके मुल्क के तूलो अर्ज पे ये एस्टिमेट लगाना कि जी जानवर कितने बचे हैं, कितने लुक़मा अजल बन गए, वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो ये सैलाब के बाद, और वो भी अगर हमने ईमानदारी से काम किया, क्योंकि माजी में कई दफ़ा लाइव स्टॉक का ये देखा जा चुका है कि उसका नंबर बढ़ाया गया और फिर तनकीद भी हुई कि भाई ये किताबी नंबर है, असल हकीकत तो कुछ और। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक आम आदमी का सवाल भी है जो इस वक्त फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासर है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रिलीफ का काम सही तरह से नहीं हो रहा, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल टूर्स पे हैं। उसके ऊपर आप बीइंग द सीनियर जर्नलिस्ट, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? एक तरफ जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों जापान का भी एक दौरा था, एंड देन इस वक्त SCO समिट के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाज, बट स्टिल लोग ये सवाल तो करते हैं। SCO समिट पे तो जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मई की ये जंग के बाद ये पहला इस किस्म का फोरम था, और ख़ास तौर पे मोदी साहब की मौजूदगी में वो पाकिस्तान वो तो ज़रूरी था, लेकिन ज़्यादा तनकीद हो रही है मरीम नवाज के जो जापान के दौरे की, फिर उनके अगले दिन जो बोट राइड उनकी हुई है रावी के ऊपर, उसकी पे भी बहुत तनकीद हो रही है कि भाई वहाँ पे लोग किनारे बैठे हुए हैं, उनका सब कुछ, और लोगों को आप मना कर रहे हैं जाने के लिए और खुद आप कश्तियों में जी कश्ती पे हैं, और फिर वो जिस तरह उसकी मतलब बहरहाल तशहीर हुई, सारा दिन वो चलता रहा। फिर कल का भी है कि वो मुख्तलिफ कैंप्स में गई। ये इससे हासिल क्या हो रहा है सिवाय पब्लिसिटी के, ये एक सवाल है, लोगों के जहनों में है, और ये सिर्फ मैं सवाल नहीं पूछ रहा, सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल ऐसे, और सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है ना फरहान साहब कि अब हर इंसान जो है ना वो अपने सवाल हुक्मरानों तक पहुंचा सकता है कि भाई वो ये सोच रहा है। अब माजी वाले हालात तो है नहीं कि जो हुक्मरान हो या अशराफिया हो उन तक आप सवाल नहीं पहुंचा। और जापान के सफ़र का मैं ये भी कहता चलूँ, जो लिस्ट सोशल मीडिया पे है, एग्जैक्टली गया कौन था उस जहाज में, सवार कौन था, ये सारे सवाल जी, और जो सवार थे वो एक 30 लोगों की लिस्ट है, उसमें कम से कम 2 अफराद
आला ओहदों पर फायज ऐसे हैं जो कि अपने एक एक बच्चे को भी साथ ले। अच्छा, ये एक ऐसा बच्चों के आगे दोस्त बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना एक पूरा सेगमेंट हो सकता है, पूरा शो हो सकता है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात करें। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह आज भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और मैंने भी कोशिश की है कि जो आम लोगों के सवालात होते हैं वो भी फरहान साहब की राय उसके ऊपर जाने, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी राय भी दी है। वक्त हो चुका है ख़त्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर आप उन एरियाज़ में मौजूद हैं जहाँ पर फ्लड के बारे में कहा जा रहा है कि वो वल्नरेबल हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, तो अपने आप को महफूज रखिए। कोशिश कीजिए कि वहाँ से निकलकर अगर आप कहीं खुद से जा सकते हैं तो चले जाइए, और जो इंतज़ामिया है उनके साथ, जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।